नमस्कार साथियों, मैं कल्याण सिंह राजपुरोहित। स्वागत है आपका रजत खंडेलवाल यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की इंग्लिश पढ़ रहे थे और हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस। टेंस के अंदर हमने जो प्रेजेंट के सारे टेंस थे वो सारे के सारे पढ़ लिए थे। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद हमने पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल टेंस को पढ़ा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा था और पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ा था। एक टेंस हमारा बचा था पास्ट में से, जिसका नाम था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और एक अपने पास बाकी के फ्यूचर के चारों टेंस थे वो बचे थे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं आगे की क्लास में। देखिए, आज का कोट है, इफ़ यू वांट इट वर्क हार्ड फॉर इट। मतलब अगर आप किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप क्या करिए, वर्क हार्ड वर्क कीजिए और उसको अचीव कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप सबको भी अपने जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बनने का जो ड्रीम है, आपका जो गोल है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अच्छे से अच्छे, बहुत ही ज़्यादा आपको प्रयास करने हैं और उन प्रयासों के माध्यम से आपको उस लक्ष्य तक पहुँचना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। एक बार दोस्तों हमने जो भी आज अभी तक पढ़ा था उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ा था? प्रेजेंट टेंस, जिसके अंदर हमने चार टेंस पढ़े थे। कौन सा? एक तो आता है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। फिर हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चार टेंस हमने पढ़े थे दोस्तों। सबसे पहले प्रेजेंट के अंदर, तो इस जो फर्स्ट वाला टेंस है प्रेजेंट सिंपल, उसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि डू और डज का प्रयोग। तो जो पिछली वाली जो पीपीटी थी उसके अंदर एक मिस्टेक थी, तो वो देख लीजिए दोस्तों। क्या था कि डू का प्रयोग कब होता है और डज का प्रयोग कब होता है। देखिए दोस्तों, डज का प्रयोग आता है ही, सी, इट या कोई नाम जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ। किसके साथ आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और जो डू का प्रयोग होता है उसका प्रयोग किसके साथ करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए? आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू और दे, ये सारे कौन से सब्जेक्ट हो गए? प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? डज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? डज। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ क्या आता है? डू। तो जो अपनी जो पीपीटी थी उसमें मैंने आपको ये बताया था, मैंने जब एग्जाम्पल बताया था तो उसमें आपको मैंने सही बताया था, लेकिन जब मैंने इसमें पीपीटी में देखा तो यहाँ पर एक मिस्टेक थी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी। इसको आप सही कर लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आएगा डज और यहाँ पे इसको करना है डू। इसको क्या करना है? डू। तो अब ये सही हो चुका है दोस्तों। तो आपको ध्यान देना है कि डज का प्रयोग किसके साथ होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट या कोई नाम। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू और दे। तो उनके साथ किसका प्रयोग करेंगे हम? हमेशा डू का। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं हम। फिर हमने कौन सा टेंस पढ़ा था इसके बाद? फिर हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब थी वो कौन कौन सी थी? इज, आर और एम। इज, आर और एम। तो इज का प्रयोग किसके साथ होता है? ही, सी, इट या कोई नाम, जैसे कि हो गया राम। ठीक है, तो इन सब के साथ किसका प्रयोग होगा? इज का। फिर आर का प्रयोग किसके साथ होगा? जो भी बहुवचन होंगे उनके साथ, बहुवचन सब्जेक्ट होंगे, जैसे जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट? आई, वी, यू और कौन सा होता है? दे। तो इनके साथ किसका प्रयोग होगा? आर का। फिर एम का प्रयोग एकमात्र किसके साथ होता है? आई के साथ। और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और एक आता है अपने पास इज, आर और इज, आर और एम। ठीक है दोस्तों,
ये आ गया आपको समझ में। फिर उसके बाद था अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या आता है, वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म। कौन सी आती है, थर्ड फॉर्म। और उसी के साथ क्या आता है, हैज और हैव। हैज और हैव। हैज किसके साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। मैंने आपको बताया था इसके अंदर कितने लेटर है, तीन। इसके अंदर कितने हैं, चार। जो तीन लेटर होंगे उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट। और आप सबको पता ही है सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। फिर हैव किसके साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, आ गया दोस्तों समझ में। फिर उसके बाद अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, तो ये सारा का सारा इसके अंदर सेम ही है। सिर्फ और सिर्फ अपने को सिंस और फोर का प्रयोग पता होना चाहिए आपको। तो सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, सिंस और फोर। तो देखो जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, उसमें किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। और फॉर का प्रयोग कब करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो समय की अवधि, समय की अवधि, उस अवधि के केस में किसका प्रयोग होगा, फॉर का। जैसे कि 4 दिन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 4 डेज, 4 डेज। फिर जैसे कि आ गया 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने। तो इसके ये क्या 3 महीने की ड्यूरेशन है, मतलब ये 3 महीनों का एक अंतराल है। तो उसके साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, फॉर का। किसका प्रयोग होगा, फॉर का। लेकिन इसी के स्थान पे अगर जैसे मैं बोल दूं इवनिंग, मॉर्निंग, मंडे, संडे, तो इन सब के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, सिंस का। क्योंकि ये क्या पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय को व्यक्त करते हैं, इसके लिए इनके साथ किसका प्रयोग होगा, सिंस का। आई बात समझ में दोस्तों। फॉर का प्रयोग कहाँ होगा, सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। आगे हमने कौन से टेंस पढ़े थे, पास्ट के। पास्ट के, तो पास्ट का पहला टेंस कौन सा था, पास्ट सिंपल टेंस। फिर दूसरा टेंस कौन सा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर तीसरा कौन सा था, जो हमने पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा था, पास्ट परफेक्ट टेंस। आई बात समझ में दोस्तों। तो देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पास्ट सिंपल में जो एफर्मेटिव सेंटेंस आता है, मतलब सकारात्मक वाक्य, तो जो सकारात्मक वाक्य होता है उसके अंदर वर्ब की कौन सी आती है, सेकंड फॉर्म। वर्ब की कौन सी आती है, सेकंड फॉर्म। और जो नकारात्मक वाक्य आता है उसके अंदर क्या आती है, हमेशा डीड। और डीड सबके साथ सेम प्रयोग होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है, वाज और वर। वाज और वर। वाज किसके साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वर किसके साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई बात समझ में दोस्तों कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, वाज। और वर किसके साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, आई वी यू दे। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो कौन कौन से हो गए, ही सी इट या राम, या ऐसे कोई एक नाम दे दिया, तो वो सब क्या होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। और उनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, वाज का। फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या आता है, हेड, और एक आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। आई बात समझ में दोस्तों। तो आगे हम अब पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था, देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अपने को ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो अपना जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो एफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब ये किसका स्ट्रक्चर है, सकारात्मक वाक्य का। सकारात्मक वाक्य।
तो देखिए सकारात्मक वाक्य में क्या आता है कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आता है हैड बीन, हैड के साथ क्या आएगी हमेशा बीन, हेड के साथ क्या आता है बीन, फिर उसके बाद क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। देखो कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसके लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ क्या आएगा आईएनजी। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में? एक सेकंड। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आएगा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए आई हैड बीन वर्किंग, देखो आई के साथ भी क्या आएगा हैड, ही के साथ भी क्या आएगा हैड, इसमें ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि किसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें सिंगल एक ही जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी है हैड। तो जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हमेशा क्या आएगा हैड, और उसके बाद क्या आएगा बीन, हेड के बाद क्या आएगा, एक मिनट, ये देखिए दोस्तों येलो मार्कर से बताता हूं मैं, हेड के बाद क्या आ रहा है बीन। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर में मैंने बताया था एक तो आता है हेड और एक आता है बीन। फिर देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है वर्क, वर्क, वर्क कौन सी फॉर्म होती है वर्क, ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ किसका प्रयोग करना है आईएनजी का। तो ये क्या बन गई वर्किंग, क्या बन गई वर्किंग। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दिया तो ये क्या बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अपने जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी है एकमात्र हेड, इसमें का आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है कि हेड ही आएगा, दोनों के साथ क्या आएगा हेड। जैसे कि अपन ने पास्ट नहीं सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोनों पढ़े थे, तो उसमें हैव बीन और हैज बीन आता था, हैव बीन और हैज और हैव आता था, और एक आता था हैव बीन और एक आता था हैज बीन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो सिंगुलर सब्जेक्ट थे उनके साथ किसका प्रयोग करते थे अपन हैज बीन का, और जो प्लूरल थे उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे हैव बीन का। ठीक है दोस्तों, और इसमें ऐसी कोई भी रामायण नहीं है, तो सीधा सीधा आपको देखना है। देखो ही हैड बीन लिसनिंग टू द रेडियो, अब देखो ये हो गया इसका एफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी का अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब को लाना है आगे, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है हैड, हेड आ गया। फिर आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है किसी भी, जैसे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया ही, तो यहां पर सब्जेक्ट की जगह क्या आ गया आई, और हेल्पिंग वर्ब आ गई आगे। फिर उसके बाद आ गया बीन, बीन इसके साथ जो दिया हुआ है उसको बीन को हमेशा जो वर्ब होती है उसके जस्ट पहले रखना है। जैसे कि अगर आपने ऐसे लिख दिया कि हैड बीन आई, तो ये सेंटेंस गलत बन जाएगा। अगर आपने ऐसे लिख दिया हैड बीन आई, हेड के साथ बीन नहीं आएगा, ये जो बीन आएगा वो किसके साथ आएगा इस वर्किंग के साथ, और वर्किंग क्या है अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये जो अपनी जो वर्ब है, ये जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब से जस्ट पहले किसका प्रयोग होगा बीन का। आई बात समझ में दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर ये दूसरा एग्जांपल है कि देखो सबसे पहले हेड को आगे ले आए, फिर आज क्या आ गया तो द नहीं आएगा सॉरी, यहाँ राम लिख दो, कोई भी सब्जेक्ट मान लो, जैसे कि राम मान लिया, हेड नहीं आएगा, बी द नहीं आएगा। जैसे हैड राम बीन लिसनिंग टू द रेडियो, मतलब देखो यहां पर सब्जेक्ट क्या आ गया राम, सब्जेक्ट क्या आ गया राम, और राम के जस्ट बाद मैंने किसका प्रयोग किया बीन, और ये बीन किसके साथ आया लिसनिंग के साथ, मतलब ये जो मेन वर्ब है उसके साथ मैंने किसका प्रयोग किया बीन का। तो ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है दोस्तों कि बीन किसके बाद आता है हमेशा, जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद और मेन वर्ब से पहले। तो ये बीन है इन दोनों के बीच में आएगा, और फिर बाकी का जो पीछे का जो स्ट्रक्चर है उसका ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके साथ ही क्या आ जाएगा इसका क्वेश्चन मार्क। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, देखो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेड, फिर आएगा हेड, और हेड और बीन दोनों के बीच में किसका प्रयोग करेंगे हम नॉट का, किसका प्रयोग करेंगे नॉट का, बीन, और फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसके साथ देखिए आपको कि आई आ गया, हेड आ गया, नॉट बीन वर्किंग। देखो तो ये नॉट कहाँ आया हेड और बीन के बीच में, हेड और बीन के बीच में क्या आया हमेशा नॉट। फिर देखिए दूसरा जो एग्जांपल है अपने पास, ये जो ही हैड नॉट बीन लिसनिंग टू द रेडियो, मतलब कि वो रेडियो को नहीं सुनता है, ऐसा मतलब ये इसका भाव ये कहना चाह रहा है। तो जो नॉट का भाव आ गया, तो ये नॉट कहाँ आएगा हेड और बीन के बीच में। आई बात समझ में, आगे चलते हैं अपन।
अब देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूज क्या क्या है। देखो जैसे कोई भूतकाल में जारी कार्य है, मतलब जो पुराने टाइम से चला ही आ रहा है, मतलब अभी तक वर्तमान में भी चल रहा है और पहले टाइम से भी चला है। देखो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, सिंस और फॉर का प्रयोग जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जैसे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, तो उन सब में किसका प्रयोग ध्यान रखना है अपने को, सिंस और फॉर का। ये देखिए दोस्तों, तो सिंस का प्रयोग मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सिंस का प्रयोग किसके साथ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। किसके साथ, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर किसके साथ प्रयोग होगा, पीरियड ऑफ टाइम के साथ। आई बात समझ में दोस्तों? तो आगे चलते हैं हम। तो फिर देखिए आपको कि आई हैड बीन वर्किंग, मतलब देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और अपने पास क्या आ रहा है, हैड और बीन। फिर आगे 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 अपने पास सिंस। सिंस क्यों आया, क्योंकि 1990 क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। उसी के बाद अगर हम देखते हैं कि यहाँ 2 आवर्स लिखा हुआ है, 2 आवर्स का मतलब क्या हो गया कि 2 घंटे का जो समय अंतराल है उसका। तो समय अंतराल के लिए मैंने आपको क्या बताया, किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। समय अंतराल के लिए हमेशा कौन सा वर्ड यूज में लेते हैं अपन, फॉर। और अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। आई बात समझ में दोस्तों? ये हो गया। फिर दूसरा है, इसका कार्य शुरू होने से पहले कोई और कार्य पहले कुछ समय तक जारी रहा था, मतलब जैसे कि दो काम एक साथ चल रहे थे। तो देखिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि इसका बिफोर द बिफोर दे कैम बिफोर दे कैम टू फिल्म द, एक मिनट दोस्तों इसको थोड़ा सही कर लेना। बिफोर दे कैम टू फिल्म दे हैड बीन वर्किंग ऑन स्टेज फॉर 10 years। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सही। अब इसको देखिए कि बिफोर दे कैम टू फिल्म, मतलब उनके इस मूवी में आने से पहले दे हैड बीन वर्किंग, मतलब वो इस फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पहले तक स्टेज पर 10 सालों तक काम कर चुके थे, मतलब 10 साल तक उन्होंने पहले काम कर लिया था। और इसके साथ मैंने किसका प्रयोग किया, फोर का। मतलब देखो आपको ये बात समझनी है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि आपको ट्रांसलेट करने के लिए देंगे। ट्रांसलेट करने वाले क्वेश्चन मोस्टली जो आएंगे अगर, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से आएंगे या फिर सिंपल पास्ट टेंस से आएंगे। लेकिन जो भी आपके ये वाले जो क्वेश्चन होंगे उसके अंदर आपको मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि कौन से टेंस का प्रयोग होगा। देखो जैसे बिफोर आया, तो बिफोर के बाद मैंने कौन से टेंस का यूज किया, देखो कम की सेकंड फॉर्म लगाई है कैम, तो ये कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस। और फिर दूसरा मैंने किसका प्रयोग किया है, बीन वर्किंग। दे हैड बीन वर्किंग। हैड बीन वर्किंग किसकी आती है, अपने पास कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अंदर क्या आता है हमेशा, हैड बीन वर्किंग। हैड बीन वर्किंग किस में आता है, हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने अभी अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। और फिर देखो फॉर 10 years, अब देखो 10 साल का समय अंतराल है, तो उस समय अंतराल के लिए मैंने किसका प्रयोग किया, फोर का। आई बात समझ में दोस्तों? अब चलते हैं हम आगे फ्यूचर टेंस पे। देखो सबसे पहला टेंस होता है फ्यूचर का, फ्यूचर सिंपल टेंस। देखो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है, फ्यूचर के अंदर सिर्फ दो ही चीजें मेन होती है। ये वाला टेंस बहुत ही छोटा है और सबसे सिंपल है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, एक तो सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर फ्यूचर सिंपल का क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट आ गया, फिर विल और सेल आ गए। विल और सेल इसकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। और जो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो अपने को यह बात ध्यान रखना है कि विल का प्रयोग किसके साथ होगा और सेल का प्रयोग किसके साथ होगा। तो इसको दोस्तों मैं थोड़ा हाईलाइट करके बता देता हूं, एक सेकंड, इस वाले मार्कर से बताता हूं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए विल का प्रयोग कहां होगा। देखो देखो ही, सी, इट, दे, यू, इनके साथ किसका प्रयोग होगा, विल। इनके साथ किसका प्रयोग होगा, विल। देखो इसमें ऐसा सिंगुलर और प्लूरल वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, इसमें सीधे साफ तौर पर आपको याद रखना है कि विल का प्रयोग किसके साथ होता, ही, सी, इट, दे और यू के साथ। सेल का प्रयोग किसके साथ होगा, आई और वी के साथ। आई और वी के साथ किसका प्रयोग होगा, हमेशा सेल का। ठीक है, देखो तो दोस्तों इसका जो एग्जाम्पल है पहला, वो क्या था, आई शैल गो टू दिल्ली, मतलब मैं
दिल्ली जाऊंगा, मतलब ये उसकी भविष्य की योजना बता रहा है कि वो भविष्य में कहाँ जाएगा, दिल्ली जाएगा। तो आई शैल गो टू दिल्ली। अब देखो आई के साथ मैंने किसका प्रयोग किया, शैल का। आई के साथ किसका प्रयोग किया, शैल का। देखो यहाँ पर ये इनको दोनों को अलग कर देना, ये यहाँ बीच में लाइन ड्रॉ कर लेना कि सेल किसका प्रयोग था, आई और वी के साथ, और विल किसके साथ होता है, ही सी इट दे और यू के साथ। फिर देखो ही आ गया तो ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे अपन, विल का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है, ये हेल्प। फिर देखो तीसरा एग्जांपल है दे के साथ भी मैंने किसका प्रयोग बताया, विल का। तो किसका प्रयोग होगा, विल का, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म, द ट्रूथ। ये आ गया इसका ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में, आगे चलते हैं। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि विल और शैल को तो लाना है सबसे पहले आगे, जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको तो लाना है आगे, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। और जो विल और शैल आएंगे वो किसके अकॉर्डिंग आएंगे, इस सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अकॉर्डिंग आएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार विल का प्रयोग कब होगा, शैल का प्रयोग होगा। देखो आई और वी के साथ तो क्या आएंगे, शैल, और बाकी सबके साथ क्या आएंगे, हमेशा विल। भाई बात समझ में। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, देखो दोस्तों वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबको पता ही है कैसी होती है। फिर देखो आई के साथ मैंने किसका प्रयोग किया, सेल का, और ही के साथ किसका प्रयोग किया, विल का। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब थी उसको लाया आगे, उसके बाद लाया सब्जेक्ट, और उसके बाद उसकी मेन वर्ब, और फिर लास्ट में आया उसका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ मैंने किसका प्रयोग किया, क्वेश्चन मार्क का। ठीक है। फिर दूसरा जो एग्जांपल था उसमें ही के साथ किसका प्रयोग होगा, विल का। तो विल को मैंने आगे लाया, फिर आया हिल, ही क्या है इसका सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट, और ये क्या है इसकी मेन वर्ब, और ये क्या है इसका ऑब्जेक्ट। तो देखिए दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अपने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आपको ये पूरा ट्रांसलेट करने के लिए देंगे। आपके एग्जाम में सवाल आएगा कि ही के साथ क्या आएगा, विल। तो आपको अगर ऐसे खाली जगह दी जाए, हेल्प यू, तो देखिए ही आया है तो ही के साथ किसका प्रयोग करना है अपने को, विल का। किसका प्रयोग करना है, विल का। लेकिन अगर ऑप्शन में अपने पास जैसे कि दूसरे जो सेंटेंस वगैरह दिए हुए हैं, जो दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह दी हुई है, तो उनमें से अपने को एक चीज पे मार्क लगाना है, वो कौन सा है, विल। ऐसे आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या आएगा, सेम स्ट्रक्चर होगा एफर्मेटिव सेंटेंस वाला, लेकिन विल और शैल के साथ क्या लग जाएगा, ये दैट नहीं है, नॉट है। दैट की जगह क्या है, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दैट नहीं है, वहां पर क्या है, नॉट है। तो देखो आई के साथ किसका प्रयोग होगा, सेल का, नॉट गो टू दिल्ली, आई सेल नॉट गो टू दिल्ली। फिर दूसरा देखो वी के साथ भी किसका प्रयोग होगा, सेल नॉट प्ले फुटबॉल। अब देखो ये प्ले कौन सी फॉर्म है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म। ये जो प्ले है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। फिर देखिए ही के साथ मैंने किसका प्रयोग बताया, विल का। ही के साथ किसका प्रयोग बताया, विल का। तो ही के साथ मैंने इसमें किसका प्रयोग किया, विल का। फिर देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो मेन जो इंपॉर्टेंट जो टेंस होते हैं जिनके अंदर से क्वेश्चन बनता है और जो हाई चांसेस होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर में से मोस्टली क्वेश्चन आने के चांसेस भी कम होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि फ्यूचर के जो अपन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी पढ़ेंगे तो उसमें फ्यूचर टेंस की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो देखिए आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, देखो सबसे पहले क्या आएगा, इसका जो एफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा उसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा शैल और विल, उसके साथ क्या आएगा, बी। ये देखो ये एकमात्र टेंस ऐसा है जिसके अंदर बी आता है कंटिन्यूअस में, ध्यान रखना है आपको। इसके अंदर क्या आएगा, बी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। देखो कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो देखो आई सेल बी, मैंने बताया था आपको आई के साथ क्या आता है हमेशा, सेल, और फिर क्या आता है, बी। फिर स्टे जो फर्स्ट फॉर्म हो गई उसके साथ किसका प्रयोग किया, आईएनजी का, और देयर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। देयर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में। फिर आगे आ गया अपना वी। वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, सेल का।
वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, सेल, और सेल के साथ मैंने बताया था बी आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी का। और फिर फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। फिर देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखो एक चीज ध्यान रखनी है, इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, विल और सेल तो आएंगे आगे, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। देखो जैसे अपन बीन वाले सेंटेंस में पढ़ते थे, बीन किसके बाद पहले आता था, हमेशा बीन आता था मेन वर्ब से पहले, तो ये बी भी किसके पहले आएगा, मेन वर्ब से पहले। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों की जैसे सेल और आई आ गया, फिर आया बी। अब ये बी किसके साथ आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये क्या है, इसकी मेन वर्ब है। मेन वर्ब के जस्ट पहले क्या आ गया, बी। तो आगे फिर क्या आया, ये ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर देखो सेल, वी, बी, प्लेइंग फुटबॉल। तो देखिए प्ले की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ क्या आ गया, आईएनजी। और सेल के साथ किसका प्रयोग हुआ, वी के साथ किसका प्रयोग हुआ, सेल का। आई बात समझ में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको ध्यान रखना है, देखो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। देखो सबसे पहले आएगा इसका सब्जेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सबसे पहले क्या आएगा, इसके इस एफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा उसके अंदर सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल और सेल, फिर आएगा हैव, क्या आएगा, हैव, और फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो ध्यान रखना है यहाँ पर कि हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा थर्ड फॉर्म। तो ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसके अंदर भी क्या आएगी, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो आई, शैल, हैव, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और शैल के साथ किसका प्रयोग बताया मैंने, हैव का। और आई के साथ किसका प्रयोग होता है, सेल का। ही के साथ किसका प्रयोग होगा, विल का। सी के साथ किसका प्रयोग होगा, ये सब मैं आपको लास्ट में और डिटेल से एकदम अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप भूलो नहीं। और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन ओरिएंटेड चीजें हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आने लायक है, वो कौन कौन सी चीजें होती है वो मैं आपको एक बार समझा दूंगा। फिर देखिए दूसरा है, ही विल हैव फिनिश्ड द कोर्स बिफोर द टर्म एंड्स, मतलब वो टर्म खत्म होने से पहले अपना कोर्स कंप्लीट कर चुका हूंगा। तो देखिए आपने ये चीज देखी होगी कि ही के साथ किसका आया, विल, विल के साथ क्या आया, हैव, और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, थर्ड। फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फिनिश्ड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है फिनिश, उसके बाद आता है फिनिश्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, फिनिश्ड। ये तीन हो गई इसकी वर्ब की फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा है भी आएगा, यहाँ पर हैज का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखना है। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शैल और विल को ले आएंगे अपन आगे, शैल और विल कहाँ आएगा, आगे। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। फिर देखो ये हैव एंड, देखो सबसे पहले अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे अपन इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं तो उठ के हमेशा क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी, जैसे कि अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, विल और सेल, तो सबसे पहले विल और सेल को अपने को ले जाना है आगे। फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखो विल ही हैव कंप्लीटेड द कोर्स बिफोर दुर्गा पूजा, मतलब दुर्गा पूजा से पहले क्या वो अपना कोर्स कंप्लीट कर चुका होगा, मतलब फ्यूचर की एक योजना बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ही के जस्ट बाद क्या आया, हैव के बाद क्या आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव के बाद क्या आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाकी जो पीछे का स्ट्रक्चर है वो ऐसे का ऐसे। ठीक है, फिर देखो वी के साथ मैंने किसका प्रयोग बताया आपको, वी के साथ हमेशा क्या आता है, सेल। वी क्या आता है, वी के साथ क्या आता है, सेल। और वी के बाद क्या आया, हैव क्यों आया, क्योंकि देखो जो अपनी जो जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब से जस्ट पहले किसका प्रयोग होगा, हैव का। तो उस हैव से ये जो रिवाइज्ड है वो कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उससे पहले किसका प्रयोग हुआ, हैव का। अवर लेसन्स
बिफोर इवनिंग, मतलब वो अपने जो लेसन्स है वो इवनिंग से पहले खत्म कर चुका हूँगा। ठीक है, अब देखो नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो नेगेटिव में देखो नॉट कहाँ आएगा, विल और सेल, और इन दोनों के हैव के और इनके बीच में क्या आएगा, नॉट। देखो विल का प्रयोग और सेल का प्रयोग, देखो अपने को फ्यूचर टेंस में सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि विल का प्रयोग कहाँ होता है, सेल का प्रयोग कहाँ होता है, बाकी की जो चीजें हैं वो सिर्फ आपको एक बार नजर घुमा लेनी है ताकि आपको याद रहे लंबे टाइम तक। ठीक है, फिर देखो आई सेल और नॉट आ गया, देखो हैव और सेल के बीच में क्या आ गया, नॉट आ गया। आई बात समझ में? फिनिश्ड द बुक बिफोर डाउन, फिर दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड द कोर्स बिफोर द होली। तो देखो ये नॉट कहाँ पे आया, विल और हैव, विल और हैव के बीच में क्या आया हमेशा, नॉट। तो ये नॉट का आएगा, ये बात समझ में आ गई आपको। और जब अपन इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो ये विल कहाँ चला जाता है, सबसे आगे, और इसमें ये सेल कहाँ चला जाता है, सबसे आगे। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। अब सबसे लास्ट टेंस है अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, सेल और विल आते, फिर हैव के साथ, मैंने देखो सब हर टेंस में पढ़ाते टाइम ये बताया था कि जितने भी जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उनके साथ क्या आता है हमेशा, बीन। क्या आता है, बीन। और बीन के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आता है, आईएनजी, और उसके साथ क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और फिर सिंस और फॉर का प्रयोग आपको सबको पता ही है, वो बताने की जरूरत नहीं है बार बार। देखो आई के साथ क्या आएगा, सेल, फिर देखो यहाँ पर हैव और क्या दिया हुआ है, बीन। तो हैव आ गया और बीन आ गया। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर हैज आएगा कि हैव आएगा, इसमें फ्यूचर टेंस में केवल और केवल किसका प्रयोग होगा, हैव का। उसके अलावा आपको किसी पे ध्यान नहीं देना है, इसमें हमेशा क्या आएगा, हैव, हैज आता ही नहीं है। ठीक है, बीन डूइंग, डू प्लस आईएनजी, तो ये क्या हो गया, डूइंग। इट 5 आवर्स, मतलब 5 घंटे का जो समय अंतराल है, तो 5 घंटे का समय अंतराल है, तो उसके लिए मैंने किसका प्रयोग किया, फॉर का। किसका प्रयोग किया, फॉर का। फिर देखो आई आ गया, आई के साथ किसका प्रयोग होगा, सेल का। आई के साथ सेल आ गया, फिर हैव आ गया, फिर आ गया बीन राइटिंग फोर बुक्स, मतलब मैं चार, मतलब किताबों के बारे में बात हो रहा है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब इस साल के अंत होने तक मैं चार चार किताबें लिख चुका हूँगा। ठीक है, तो ये चीज हो रही है। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और उसके साथ क्या आ गया, आईएनजी, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इससे क्या पता चल रहा है कि ये फ्यूचर टेंस है। ठीक है दोस्तों, देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल और शैल को क्या लाना है, आगे। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर आएगा हैव बीन। देखो आपको मैंने पहले ही बताया था, इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे आगे किसको लेके जाना है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, हैव बीन आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सेल आ गया, आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, सेल का। फिर हैव, फिर बीन, फिर राइटिंग, ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और फॉर 10 ईयर्स, अब देखो 10 ईयर्स का क्यों आया, क्योंकि जो 10 साल का ड्यूरेशन है, मतलब 10 साल का अंतराल है, तो 10 साल के अंतराल के लिए हमेशा किसका प्रयोग होगा, फोर का। किसका प्रयोग होगा, फोर का। विल सी हैव बीन टॉकिंग टू यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब ये लॉन्ग टाइम के लिए भी किसका प्रयोग होगा, फोर का, क्योंकि ये भी एक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लंबे समय, मतलब लंबा समय, कितना समय कि एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक इतना लंबा समय, तो ये लंबे समय के लिए भी किसका प्रयोग होगा, फोर का। आई बात समझ में? फिर नेगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान ही है, मैंने बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट, विल और सेल, और हैव। विल और सेल और हैव के बीच में किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। इन दोनों के बीच में क्या आता है, नॉट। ये देख लीजिए एग्जांपल कि आई और बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आपको ध्यान ही है। देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब में क्या आता है, बीन। ठीक है, आई शैल नॉट हैव बीन टॉकिंग टू यू फॉर लॉन्ग टाइम, देखो लॉन्ग टाइम के लिए मैंने किसका प्रयोग बताया, फोर का। ठीक है, आई बात समझ में? द बॉयज विल नॉट हैव बीन फ्लाइंग, ये फ्लाई की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया। काइट सिंस मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए इसके साथ किसका प्रयोग किया, सिंस का। आई बात समझ में? ठीक है दोस्तों,
तो टेंस की क्लास थी वो आज यहीं पे ख़त्म होती है। टेंस सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे हम जब पढ़ेंगे तो टेंस की एमसीक्यू क्लास लगाएंगे, जिसमें आपको टेंस के बारे में जितने भी जो भी क्वेश्चंस थे वगैरह वो, और उससे टेंस से जस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज से पहले आपको वॉइस पढ़ाए जाएंगे, और उसके बाद आपको आगे के और भी जो सिलेबस के टॉपिक है उनको करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।